जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज की क्लास में 12वां होगा। इससे पिछली क्लास में आपको 11 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस क्लास में भी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने मिक्स करके ये क्लास तैयार की है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखेंगे। क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले गणेश जी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेकर के बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है बलिया, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है बाराबंकी और चौथा ऑप्शन दिया है बस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है। अगर आपसे सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाता है तो आप लोग शामली को टिक करेंगे। अगर आपसे दक्षिणी जिला पूछा जाता है तो सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। ये बिहार के साथ 3 जनपदों के साथ इसकी सीमा लगती है बिहार के। कौन कौन से बिहार के ऐसे जिले हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है? तो भोजपुर है, छपरा है और सिवान है। ये 3 जिले बिहार के हैं जिसकी सीमा बलिया से लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को अभी लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा जिला ढूंढना है जिसकी सीमा किसी भी देश के साथ या किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। ठीक है, क्या सहारनपुर है, देवरिया है, हरदोई है या ललितपुर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदोई इसका राइट आंसर। तो हरदोई के बारे में जान लेते हैं। अगर हरदोई के चारों दिशाओं की बात करें तो हरदोई के पूर्व दिशा में सीतापुर जिला पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। पश्चिम में बात की जाए तो फर्रुखाबाद पड़ता है। उत्तर में बात की जाए तो लखीमपुर और शाहजहांपुर पड़ता है। और दक्षिण की बात की जाए लखनऊ और उन्नाव पड़ता है। ये सारे के सारे जिले उत्तर प्रदेश के ही हैं, इसलिए हरदोई जो है वो उत्तर प्रदेश के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच है। इसलिए इसकी सीमा ना तो किसी राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी देश के साथ लगती है। बाकी ये तीनों जितने भी हैं किसी ना किसी राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। चलिए बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में आपको पक्षी अभ्यारण्य दिए गए, सूची 2 में कहाँ पर स्थित है वो दिए गए। नवाब पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार और पार्वती आरंगा पक्षी विहार। नवाब पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। बात करें ओखला की तो ओखला गाजियाबाद में है। समसपुर की बात होगी तो ये समसपुर रायबरेली में पड़ता है। और पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए का हो जाएगा हमारा दूसरा। तो ए का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी दिख रहा है। दूसरे का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का तीसरा इसमें नहीं है, दूसरे का तीसरा इसमें दिख रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, इसमें आप देख सकते हो। तीसरे का चौथा और पार्वती वाला चौथे का पहला हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती आरंगा, सूर सरोवर, सुरहाताल या ऊपरी गंगा नदी? तो आपको बता दें ये क्वेश्चन विवादित है और ये प्रश्न पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। जो रामसर स्थल हैं ये सारे के सारे ही रामसर स्थल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, वैसे ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 10 रामसर स्थल है। सबसे पहले की बात की जाए तो ये था ऊपरी गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR कानपुर में है,
IIPR कानपुर में है, IBRI इज्जतनगर में है, IGFRI झांसी में है। तो बात करें इनकी फुल फॉर्म की, पहला वाला जो दिया गया है IIBR, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, और ये कानपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है वाराणसी में। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। सही सुमेलित पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये IIBR कहाँ पर है, वाराणसी में। बात करते हैं सेकंड की, IIPR की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये कानपुर में, बिल्कुल ठीक है। IBRI ये इज्जतनगर में है, बरेली के इज्जतनगर में स्थित है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात करें IGFRI, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्धृत मानी जाती है? क्या मेरठ हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, मैनपुरी होगा, या वाराणसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। बात करते हैं और आम की कुछ और भी किस्मों के बारे में, तो जैसे दशहरी आम है, ये आपका लखनऊ और मलियाबाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ का बहुत फेमस है। चौसा आम की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, हरदोई और सहारनपुर जिले में। केसर आम की बात की जाए तो ये जूनागढ़ जिले में, ये गुजरात में पड़ता है। बात करें अल्फांसो आम की तो ये रत्नागिरी में मिलेगा आपको, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। बादामी आम की बात करें तो ये किस्म जो है वो कर्नाटक की है। बात करें सफ़ेद आम की तो आंध्र प्रदेश का है। बॉम्बे ग्रीन आम की बात की जाए तो पंजाब का है। तोतापुरी आम ये बेंगलुरु का है, और नीलम आम जो है वो आंध्र प्रदेश का। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर में, संत कबीर नगर में, गोरखपुर में, अयोध्या में? तो अगर बात करें हम बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान की, तो ये कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, कुशीनगर के सेवरी नामक स्थान पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके निर्देशक जो थे वो डॉक्टर HN सिंह थे। ठीक है, ये पहले निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, आपको याद रखना है डॉक्टर HN सिंह थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो ये रामपुर में स्थित है। इसका नाम बार बार बदल करके आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पेपर में। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, या फिर इसी का दूसरा नाम है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो ये दोनों रामपुर में ही स्थित है। ठीक है, ये प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला भी है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग दिए गए और सूची 2 में उत्तर प्रदेश में अवस्थित ये कौन से जिले में कौन सा उद्योग लगा हुआ है? सीमेंट, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। ये आसान प्रश्न है। बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट जो है वो चुर्क का बहुत ज़्यादा फेमस है। कागज़ की बात करें तो कागज़ के बारे में आप जानते होंगे, सहारनपुर का है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये भी आपको पता होगा, नोएडा का। और फर्नीचर की बात करें तो ये बरेली का। आसान प्रश्न था ये। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले का क्या होगा, तीसरा होगा, और पहले का तीसरा केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे मैच करते हैं। दूसरे का पहला है सहारनपुर है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो नोएडा, ठीक है। और फर्नीचर की बात करें बरेली दूसरे नंबर पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली? कौन सा शहर सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? यह सुरमा उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है। तो याद करिएगा कि बरेली को ही सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी बात की गई थी फर्नीचर की, तो फर्नीचर भी बरेली का ही फेमस है। बात करें बरेली के बारे में तो कत्था उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है। बात करें ब्लैक पॉटरी उद्योग की तो ये आजमगढ़ का फेमस है, ठीक है। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी उद्योग बहुत ज़्यादा है। बात करें बांसुरी उद्योग की तो आपको पीलीभीत जाना पड़ेगा। प्लाईवुड के लिए आपको सीतापुर, सहारनपुर और बिजनौर जाना पड़ेगा, ठीक है।
ये सारे उद्योग जहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उद्योग से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। क्या हरदोई में है, हाथरस में है, कानपुर में है या सैजनबा गोरखपुर में है? तो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैजनबा गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, महावीर जूट मिल्स की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इसके कार्य की बात की जाए तो जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर को बनाने का और प्राकृतिक फाइबर की तैयारी करने का, उसकी कटाई और बुनाई भी यहाँ पर की जाती है। ये प्रदेश का एकमात्र जूट मिल है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये लिखा है डॉर्लीपाली, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है दार्लीपल्ली। ठीक है, बात करें सेकंड की, दादरी है, फिर सिंगरौली है, फिर विंध्याचल है। आपसे बात की जा रही है कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? तो एक तो सिंगरौली है, आप याद कीजिए, सिंगरौली बताया था मैंने आपको, और एक होगा दादरी। ठीक है, ये दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंगरौली और दादरी। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कुल 6 बिजली संयंत्र कोयले वाले स्थित हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पहला है दार्लीपल्ली, ये आपके उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और विंध्याचल ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश के 6 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी ऊंचाहार है और टांडा मेजा है। ठीक है, सिंगरौली जो है वो सोनभद्र जिले में पड़ता है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, रिहंद की बात करें तो ये सोनभद्र में पड़ेगा, फिरोज गांधी ऊंचाहार की बात करें तो ये रायबरेली में पड़ेगा, टांडा मेजा जो है वो अम्बेडकर नगर में पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रख। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुने। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में हवाई अड्डे हैं। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? वाराणसी में, कानपुर में और आगरा में। तो लखनऊ की बात होगी तो यहाँ पर अमूसी हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे का नाम दिया गया है अमूसी। ठीक है, वाराणसी की बात होगी तो वाराणसी में आपका बाबतपुर है, कानपुर की बात होगी तो चकेरी है, और आगरा की बात होगी तो खेरिया है। तो लखनऊ में अमोशी है, मतलब पहले का तीसरा इसमें है और इसमें दिख रहा है हमको, सी वाला और डी वाले में दिख रहा है। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। बात करें वाराणसी की तो ये बाबतपुर है, मतलब दूसरे का पहला इसमें नहीं है और इसमें दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए हैं एक सूची में और एक साइड में राजधानी दी गई है। ये पुरानी राजधानी आपको दी गई है, कौन से प्रदेश की जनपद और उनकी राजधानी उस टाइम पर क्या हुआ करती थी। आपको बताना है कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। बात करें कुरु की तो कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ राजधानी हुआ करती थी। तो पहले का चौथा इन दोनों में दिख रहा है, मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। बात करें पांचाल की तो पांचाल की राजधानी ऐच्छ्रत थी। ठीक है, पांचाल की राजधानी ऐच्छ्रत थी, तो दूसरे का हो जाएगा तीसरा। तो दूसरे का तीसरा जैसे ही हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कौशल की तो कौशल का हो जाएगा साकेत, और वत्स की बात होगी तो कोसाम्बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आर्यव्रत में, ब्रह्मावत में, श्रावण में है या पडरौना में है? तो आप बता सकते हैं कि रामायण के जो रचयिता थे वाल्मीकि जी, इनका आश्रम आपको बताना है कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है ब्रह्मावत में। इसका प्रेजेंट टाइम पे जो नाम है वो चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में ब्रह्मावत ना आके चित्रकूट भी दे सकते हैं, तो
चित्रकूट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, टिगवा विष्णु का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और बात करें नचना कुठार मंदिर की, टिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये तीनों के तीनों आपके मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न डैश है और फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ऑप्शन है मुस्तरीबाई महाराज, तीसरा ऑप्शन है मेहंदी खान और चौथा ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद। तो क्या राइट आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे मुस्तरीबाई। मुस्तरीबाई जो थे वो फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया था। ये आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक या फिर 4 मिट्टी के बर्तन। तो चरकुला नृत्य जो होता है उसमें महिलाएं अपने सिर के ऊपर 108 दीपक रख करके नृत्य करती हैं। और ये नृत्य जो होता है होली की दूज पर किया जाने वाला एक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ। क्षेत्र का एक नृत्य है जिसमें तेल के दीपक सिर के ऊपर रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल के दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिनके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन सी पत्रिका है? पत्रिका का नाम बताना है। बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उद्दंड मार्तंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधनी। बाल बोधनी पत्रिका का नाम है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और ये महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पहली उत्तर प्रदेश की पत्रिका बन गई थी। यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी पहले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो है, गोंड है, खरवार है, सहरिया है। तो पहले बात कर लेते हैं वाराणसी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की। तो चेरा, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथारी, ये कुल मिलाकर के जनजातियां वाराणसी जिले में पाई जाती हैं। लेकिन सहरिया जनजाति ये आपकी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मिलेगी आपको, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में से कहाँ पर स्थित है? क्या नोएडा में है, आगरा में है, फुर्सतगंज में है या फिर वाराणसी में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुर्सतगंज। तो ये फुर्सतगंज कहाँ पर पड़ता है? तो ये अमेठी में पड़ता है। बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, वाराणसी में। तो कहाँ पर है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात होगी तो ये वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले कुलपति की बात करें तो A.N. झा थे। कौन थे? A.N. झा, ठीक है, इसके पहले कुलपति हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है
कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 3 माह तक, 14 दिन तक, 28 दिन तक या 75 दिन तक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन तक। बात करते हैं विधान परिषद वित्त विधेयक की, तो कुछ चीज़ों के बारे में समझ लीजिएगा कि जैसे आर्टिकल 198 कहता है कि धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना तो इसको अस्वीकार कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक इसको रोक सकती है। अगर ऐसा होता है, जैसे कि 14 दिन तक उसको रोक लिया गया, तो क्या होगा? 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 198 के अनुसार 14 दिन तक की विलंबित कर सकती है कुल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में ही आता है, बस्ती उत्तर प्रदेश का है, मेरठ उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये जो देहरादून है ये आपका उत्तराखंड का जिला है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी है प्रेजेंट टाइम पर। और बात करते हैं, उत्तराखंड की बात हो रही है, बात करिएगा 9 नवंबर की। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजन होता है और उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर के 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। मंडलों की बात करें तो 18 मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं? 822, 922, 1022 या फिर 700? यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 822। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो उस टाइम पर विकास खंड 822 हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करें अभी शहरी निकायों की, तो 915 शहरी निकाय हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करें ब्लॉकों की तो 825 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में। और बात करें पंचायतों की तो ये हैं 59,073। ठीक है, ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पंचायत हमसे पूछ ली जाती हैं, कभी कभी ब्लॉक हमसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी शहरी निकाय हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना आरंभ की गई थी 12/12/2012, 15/11/2012, 16/11/2013, 10/11/2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15/11/2012 को इसको शुरू किया गया था। इसकी उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए यह योजना बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? क्या मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो पहले अमृत सरोवर की बात हो रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहला अमृत सरोवर बनाया गया था। ये बात हो रही है 13 मई 2022 की, और 2022 में 13 मई 2022 में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की बात की जा रही है, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा, इनकी जनसंख्या लगभग 4,13,57,608 है, जो कि कुल जनसंख्या का 20.7% होती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? 898, 910, 912 या 920? तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी 912। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश ना पूछ करके भारत का पूछ लिया जाए, तो भारत की लिंगानुपात 943 है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा, तीसरा, छठा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की लिस्ट में छठा स्थान था। ठीक है, पहले नंबर पर इंदौर था। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम नंबर पर रहा, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो जिला है वो गाजियाबाद का प्रथम स्थान आया उत्तर प्रदेश में। और अगर हम गाजियाबाद की पूरे देश में बात करें तो देश में इसका 12वां स्थान आया था। ठीक है, आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप जितने भी क्वेश्चंस के आपको पॉइंट मैंने बताए हैं साथ में, ये सारे पॉइंट भी आपको क्लियर हुए होंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ ये कंप्लीट होती है। आने वाली प्रैक्टिस सेट में आपको फिर से 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में इंक्लूड रहेंगे। तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।